हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं? इस भागदौड़ की जिंदगी में हम बहुत ही कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करते हैं और उन परेशानियों से हम कई बार लड़ते झगड़ते बहुत टूट जाते हैं। जब भी एक दो बार किसी काम में हमें असफलता या नाकामी मिलती है तो हम मैदान छोड़ देते हैं और इस काम से पीछे हट जाते हैं और हार मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी और मेरी जिंदगी इसी तरह परेशानियों में बीत जाएगी। क्या लगता है आपको, ये सही है? मुसीबतों से डर जाना, मुसीबतों से हार मान लेना, लड़ने से पहले अपने हथियार डाल देना, क्या ये सही है? आपको लगता है कि पूरी दुनिया में तो आपको ही इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर मुसीबतों का सारा पहाड़ सिर्फ आप पर टूट रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में परेशान और मुसीबत में हैं, फिर भी उन्होंने अपनी परेशानी और मुसीबतों से जीतकर जीवन में कामयाबी और सफलता पाई। किसी भी इंसान की कामयाबी को तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष, उसकी तपस्या, उसका बलिदान, ये सब हम नहीं देखते। बिल्कुल, किसी भी इंसान की कामयाबी में नसीब का बहुत कम और मेहनत का बहुत ज्यादा साथ रहता है। जहां पर नसीब हार जाता है वहां पर आपकी मेहनत हमेशा आपको जिताती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मतदाताओं से वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ये याद रखें कि पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में समाचार एजेंसी ANI को खास इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 5 राज्यों में चुनाव, किसान आंदोलन, कांग्रेस, बजट जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी के पक्ष में लहर है, भाजपा भारी बहुमत के साथ जीतेगी। बीजेपी को 5 राज्यों की जनता सेवा करने का मौका देगी। जिन राज्यों में बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला है, वहां की जनता ने हमारे काम को देखा है, हमें परखा है। जब काम करने का प्रयास दिखता है तो जनता के मन में भी विश्वास दिखता है। वहीं विपक्षी दलों पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अनेकता में एकता के मंत्र का पालन करने के लिए सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की शक्ति को उभारना, हर राज्य को प्रोत्साहन देना हमारा काम है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार में सबका साथ सबका विकास के नारे का जिक्र करते हुए संघवाद में हर इकाई का विकास होना चाहिए की बात कही। चुनाव का समय हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है, उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। कोविड टीकाकरण अभियान में देश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। देश भर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को अब तक कोविड की दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 5 करोड़ से अधिक किशोरों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। देश में अब तक कुल 171 करोड़ से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 1.5 करोड़ से अधिक प्रिकॉशन खुराक भी शामिल है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और सैनिटाइज रिसर्च ने कोविड-19 संक्रमित वयस्कों के इलाज के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे का बाजार में उतारा है। यह स्प्रे उन वयस्कों के लिए है जिन्हें
संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमारी होने का खतरा अधिक है। भारत में इस दवा को फेविस्प्रे के नाम से बाजार में उतारा गया है। गुजरात में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 2008 में सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में सजा सुनाए जाने पर मुकदमे की सुनवाई 11 फरवरी तक स्थगित कर दी है। बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा और अदालत से अपील की कि वो अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने से पहले उनकी शिक्षा और दूसरी पृष्ठभूमि पर गौर करें और उन्हें सुधरने का एक मौका दें। विशेष अदालत ने इस मामले में कल 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सेकेंड टर्म की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में आयोजित करेगा। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड ने विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद और देश में COVID-19 यानी कि कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित कराने का फैसला किया है। परीक्षा की डेटशीट जल्द ही जारी की जाएगी। और आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर गोवा के मायम निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। अमित शाह ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। एथिक्स, इकोनॉमी और एनवायरमेंट पर जोर देने की बात कही गई। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दृष्टि पत्र के नाम से इसे जारी किया। दृष्टि पत्र 2022 नाम से जारी घोषणा पत्र में प्रदेश को अगले 5 साल में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकास का रोड मैप बताया गया है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राज्यपाल ने पिछले 3 साल में किए गए विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। भारत रत्न लता मंगेशकर, CDS जनरल बिपिन रावत और विधायकों के लिए शोक अभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई गुरुवार तक के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित किया। साथ ही उन्होंने कुछ जिलों के स्वयं सहायता समूह सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी किया। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई के दादर चौपाटी में व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया। इसका नाम माता रमाबाई आंबेडकर स्मृति व्यूइंग डेक होगा। डेक पर पर्यटक आकर बैठ सकते हैं, योग कर सकते हैं और समुद्र का नजारा भी देख सकते हैं। त्रिपुरा सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला में बाहरी इलाके में मां कुमारी सूचना केंद्र में इस अभियान का शुभारंभ किया। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही एकल पीठ ने मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। एकल पीठ ने कहा कि यह मामला पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक सवालों को उठाता है। और देश और राज्यों की बड़ी खबरों के बाद एक नजर डाल लेते हैं संसद के बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबरों पर। देश में बीते 12 साल में वाम उग्रवाद की हिंसक घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी आई है। राज्यसभा में जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2009 में वाम उग्रवाद की 2258 घटनाओं की तुलना में 2021 में ये केवल 509 रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी घटनाओं के कारण 2021 में आम नागरिक और सुरक्षा बलों की मौत के आंकड़े में 2010 की तुलना में 85% की कमी आई है। हिंसा की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2009 के 2028 के उच्चतम स्तर से घटकर 2021 में 509 हो गई है। 509। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा जारी है। विपक्षी दलों ने आम बजट को जमीनी सच्चाइयों से कटा हुआ करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त असमानता, बेरोजगारी और महंगाई, कृषि और असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को कम करने के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए
कई पहल की गई हैं। उधर लोकसभा में भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने बजट को कृषि विरोधी बताते हुए इसमें गरीबों और दलितों के लिए कोई योजना नहीं होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की जरूरत बताई। वहीं बीजेपी सदस्यों ने बजट को समावेशी बताया। उन्होंने कहा कि आम बजट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और गति देने वाला बजट है। और संसद के सत्र से जुड़ी सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री के रूप में उनकी ये पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। वहीं 13 से 15 फरवरी तक विदेश मंत्री फिलीपींस की यात्रा पर रहेंगे। 2 हफ्ते पहले ही भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बैटरी खरीदने को लेकर 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। लिहाजा कूटनीतिक लिहाज से भारत के विदेश मंत्री की फिलीपींस यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ मेलबर्न में 11 फरवरी को चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। कनाडा की राजधानी ओटावा में ट्रूडो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ओटावा में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते भारत समेत कई देशों के उच्चायोग ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय उच्चायोग ने कनाडा में रहने वाले नागरिकों और भारत से आने वाले नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कनाडा में रहने वाले यहां आने की योजना बना रहे भारतीयों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने सभी भारतीयों को विरोध प्रदर्शन से दूर रहने और ऐसे इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है जहां पर प्रदर्शन जारी है। उधर न्यूजीलैंड में भी कोरोना प्रतिबंधों और वैक्सीनेशन के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी वेलिंगटन में प्रदर्शनकारियों ने फ्रीडम कॉन्वॉय की वजह से संसद के चारों ओर सड़कें ब्लॉक रखी। न्यूजीलैंड सरकार की सख्त कोविड महामारी नीतियों के विरोध में सैकड़ों कार, ट्रक के जरिए हजारों लोग वेलिंगटन में इकट्ठा हुए। इस वजह से राजधानी में संसद के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम देखने को मिला। न्यूजीलैंड में पुलिस, डॉक्टर और सैनिकों के लिए वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में एक पास सिस्टम भी लागू किया गया है जिसके तहत वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को कुछ जगहों पर एंट्री नहीं दी जा रही है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरिला ने सांसदों को आगाह किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इससे सीरिया सहित पश्चिम एशिया में व्यापक अस्थिरता पैदा होने की आशंका है। लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरिला ने स्पष्ट कहा है कि ईरान, अमेरिका और इस क्षेत्र में सहयोगियों के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। उन्होंने पश्चिम एशिया में शीर्ष अमेरिकी कमांडर के पद के लिए सीनेट में सुनवाई के दौरान सदन की सशस्त्र सेवा समिति से कहा कि चीन मध्य कमान क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वहां किए जाने वाले खर्च का विस्तार कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कुरिल्ला ने यह बात ऐसे वक्त पर कही है जब यूक्रेन संकट का निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कवायदें तेज हो गई हैं। इस कोशिश के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मॉस्को जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उनके साथ चर्चा करने के कुछ घंटों बाद मैक्रोन ने कीव जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात की। कोलंबिया में एक रिहायशी इलाके में भारी बारिश के बाद हुई भूस्खलन के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। 35 अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने सचेत किया है कि इलाके में भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। लोगों से इस जगह को खाली करने की अपील की गई है। भूस्खलन के कारण जो घर प्रभावित हुए हैं उनमें से ज्यादातर लकड़ी के बने हुए थे। बचाव दलों ने 60 से ज्यादा घरों को खाली कराया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुके ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। आज की बड़ी गतिविधियों में संसद के बजट सत्र के दौरान गतिविधियों की बात करें तो लोकसभा में साल 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के बाद विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा कार्यसूची के मुताबिक सदन में आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लेह और कश्मीर के अध्ययन दौरे की रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। राज्यसभा के पटल पर रखे कागजात संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होनी है। लोकसभा की सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:47 पर सहारनपुर
उत्तर प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आज दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के श्रीनगर में विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज शाम 7 बजे गोवा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 9 बजे संसद टीवी पर। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sansad TV. We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big-ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Kant, on Transforming India, only on Sansad Television. Bills passed by Parliament. those in favor will please say aye, those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में। Laws that govern the country. How will they affect us? Let our top experts tell you all about their impact and implications in Bills and Insight, only on Sansad TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 10 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 10 फरवरी वर्ष 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे युद्ध को विराम दिया था। 7 साल तक चला यह युद्ध 1756 से शुरू होकर 1763 में खत्म हुआ था। इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध के दौरान कब्जा किए अधिकांश भूभाग एक दूसरे को लौटा दिए थे। 10 फरवरी वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। विद्यापीठ की स्थापना बापू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में चल रहे असहयोग आंदोलन के दौरान वाराणसी में की थी। साल 1995 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य,
कानून, कंप्यूटिंग और प्रबंधन में व्यावसायिक और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। और आइए अब बात करते हैं आज के खास दिन से जुड़ी हुई। प्रीति, हमारे भारत में कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और जो खास तौर से शाकाहारी परिवार के लोग हैं उनके साथ हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का एक जो खास सोर्स होता है वो दाल ही होती है। बिल्कुल, हमारे देश में अगर हम दालों की बात करें तो तमाम तरह की दालें जो खाई जाती हैं, और दाल जो है वो भारतीय खान पान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा माना जाता है, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में पोषक तत्व और प्रोटीन मौजूद होते हैं। दालों के महत्व को समझाने के लिए आज के दिन विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दाल हमारी खाने की थाली का अहम हिस्सा है। दाल में तमाम पोषक तत्व और प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये खासकर वेजिटेरियन के लिए लाभप्रद है। दाल वसा में कम और फाइबर से भरपूर होती है, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर दोनों के लेवल को कंट्रोल में रखती है। दालों की नाइट्रोजन फिक्सिंग गुण मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं, जिससे खेत की पैदावार क्षमता बढ़ती है। दालों का सेवन हमारे लिए कितना जरूरी है, ये बताने के लिए साल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को वर्ल्ड पर्ल्स डे के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तब से हर वर्ष 10 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दलहन को फलियां भी कहा जाता है। इसमें चने, अरहर, मसूर, सूखी मटर सहित अन्य प्रकार की दालें शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। हमारे देश ने दलहन में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। बीते 5-6 साल में ही भारत ने दलहन उत्पादकता को 140 लाख टन से बढ़ाकर 240 लाख टन से ज्यादा कर लिया है। वर्ष 2019-20 में भारत में 23.15 मिलियन टन दलहन उत्पादन हुआ, जो विश्व का 23.62% है। पिछले 5 साल में दाल की 100 से ज्यादा उन्नत और अधिक उपज देने वाली प्रजातियां भी विकसित हुई हैं। तो अलग-अलग तरह की दालें प्रीति सेहत से भरपूर हैं। हाँ, तो दालों की बात चल रही है, सेहत की बात चल रही है, तो अब आइए थोड़ा खान पान के बाद थोड़ा सा व्यायाम की तरफ भी चलते हैं। योग और प्राणायाम की हम लगातार बात करते हैं, और हम जानते हैं कि ये कई बीमारियों पर इसके जरिए काबू पाया जा सकता है, और कई तरह के योगासन और प्राणायाम हैं। लेकिन कपालभाति की अगर बात की जाए तो उसे कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि योग का राजा भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, कपालभाति से शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, और स्वास्थ्य लाभ के लिए आप कपालभाति को हर रोज कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम तनाव दूर करने से लेकर वजन कम करने तक कई फायदे पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम और क्या है इसके फायदे। कपालभाति, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अब लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर ले जाएं। केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान दें, श्वास लेने पर ध्यान ना दें। अपनी छाती और कंधे वाले भाग को स्थिर रखते हुए 10 आवृत्तियां कर जाएं। और विश्राम। इसी प्रकार 10 आवृत्तियां और दोहरा जाएं। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं सनसेट टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 8:30 बजे सनसेट टीवी पर आप देख सकते हैं लोकतंत्र राउंड अप, और 9 बजे आप जरूर देखिए संसद में आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई से जुड़ा हुआ विशेष कार्यक्रम। सुबह 10 बजे से देखिए राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण, और दोपहर 3 बजे आप देख सकते हैं सार्थक संवाद।
3:30 बजे संसद टीवी पर आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट और 4 बजे लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखिए संसद टीवी पर। रात 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव और 10 बजे दिन भर की संसद की कार्रवाई पर हमारा इंग्लिश बुलेटिन हाउस हाइलाइट्स। रात 7:30 10:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं सदन दिन भर संसद के दोनों सदनों से जुड़ा हुआ विशेष कार्यक्रम। रात 11 बजे देखना न भूलिए लोकसभा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आवर। भारत रत्न और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर ओडिशा के कलाकार ने अपनी पेंटिंग के जरिए श्रद्धांजलि दी है। जाते जाते आपको दिखाते हैं इसी की एक झलक। हमें दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। और संसद टीवी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। यदि आपके क्षेत्र में मतदान होना है तो सबसे पहले मतदान जरूर करें। नमस्कार।